जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत को जो फर्स्ट यूनिट है उसको पार्ट 2 करने हैं और आज अपन को भारत की स्थिति तथा विस्तार के बारे में पढ़ने हैं। कल अपन ने भारत के फर्स्ट वीडियो जो यूनिट फर्स्ट का पहला वीडियो डाला था उसमें अपन ने क्या किया था कि भारत की अपन ने जो सामान्य परिचय है उसको थोड़ा सा देख लिया था और थोड़ा सा अपन ने क्या किया था भारत का नामकरण के बारे में अपन ने जानकारी कर ली थी। ठीक है, आज अपन को सेकेंड वीडियो आज आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज को वीडियो जो है आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे और सभी अच्छी तरीके से रटेगा कोई नहीं। मैप रखिए, आप मैप ले लीजिए, अब मैप में कोई गलती ना कीजिए और मैप लेकर रखें और साइड में डॉट कॉपी रखें तो उससे लिखते भी जाएँ तो आपको बहुत ज़्यादा देर तक याद बना रहेगा। अच्छा, पार्ट 2 की बात करते हैं तो भारत की स्थिति तथा विस्तार के बारे में अधिक जानकारी करेंगे। तो हमने अपना जो पार्ट 2 का पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर भारत के भूखंड तक की जानकारी हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज फिर भी हम थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं उसका। तो यदि हम भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले अपन को क्या करना चाहिए, इस यहाँ पर देखते हैं, आज इस थोड़े से ग्लोब को देखते हैं। तो यदि हम ग्लोब की बात करते हैं आपसे तो आप लोग बस थोड़ा सा समझना। यदि आपको दिख रहा होगा तो इस ग्लोब को देखो, तो इसको बीच में जो विषुवत रेखा है इसको अच्छी तरह से देखो। एक कौन सी रेखा है? अपनी विषुवत रेखा है। इसके जस्ट ऊपर से अपनी कौन सी रेखा है? 23.5 पर तो कर्क रेखा है। उसी के जस्ट 23.5 पर कौन सी अपनी? तो मकर रेखा है। यदि हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो आप अब इसको देखो तो ये ऊपर वाला जो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला अपना क्या कहलाता है? तो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यदि हम बात करते हैं अपने भारत की तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध यानी ऊपर वाले गोलार्ध में स्थित है। और यदि इसको हम देशांतर के रूप में बांटते हैं, ठीक है, अक्षांश के रूप में बांटते हैं तो इसको यहाँ पर पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है अपना कौन सा? भारत। ठीक है, तो यदि हम भारत की स्थिति के बारे में बात करते हैं तो अपना जो भारत है वह कहाँ पर स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर? कहाँ के विश्व को देखते हैं तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है अपना कौन सा? तो भारत। आज हमने थोड़ा सा और आपको बता दिया, इसको याद करके चलना है। अब आप इसको भूलोगे नहीं क्योंकि विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और यदि हम ऐसे में बांटते हैं तो ये अपना पूर्वी हो जाता है, ये पश्चिमी हो जाता है। तो उत्तर पूर्व में स्थित कौन सा है? अपना भारत इक्वेट स्थित है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे भारत की स्थिति। यदि हम भारत की स्थिति के बारे में बता रहे थे आपको तो भारत की स्थिति, तो हमारा भारत जो है जी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? तो उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अच्छा, दूसरा हमने क्या देखा था? कल ही हमने बता दिया था तो आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। यदि हम उत्तरी अक्षांश की बात की जाए तो उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक फैला हुआ है। और अगर हम पूर्वी देशांतर की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 तक फैला है। तो ये आपको याद करना है, कल भी मैंने बताया था। ये अपने भारत की एक स्थिति है। यदि हम कुल स्थिति के बारे में बात करते हैं तो आपको पता है 6 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, इसके बाद 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 अपना क्या होगा? पूर्वी देशांतर। तो ये हमने क्या देख लिया आज? भारत का विस्तार स्थिति देख ली कि इन अक्षांश और देशांतरों के बीच में स्थित होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आ जाते हैं हम इसके क्षेत्रफल पर। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल पूरा 32,87,283 वर्ग किलोमीटर है। देखो क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देख याद करते चलना। यदि हम भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं, किसकी? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हमारा जो भारत है उसके पास 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल लेता है। किसका? पूरे विश्व का, जो कि 2.43 कितना है अपना? तो विश्व का अपना 2.43% कितना कौन लेता है? अपना विश्व लेता है। अच्छा, यदि हम क्षेत्रफल के रूप में और देखें तो अपने भारत का स्थान लगता है, क्या नंबर लगता है? तो उस नंबर के अनुसार अपन देखते चलेंगे। तो पहला नंबर किसका लगता है? सबसे पहले में अगर देखते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला नंबर लगता है रूस का। किसका लगता है? रूस का। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा अपन को कौन सा? कनाडा। यदि हम तीसरे नंबर की बात करते हैं तीसरे नंबर पे आ जाएगा अपना कौन सा? तो चाइना यानी कि चीन। यदि हम चौथे नंबर की बात करते हैं तो चौथे नंबर पे आ जाएगा अपना कौन सा? तो USA। और यदि हम पाँचवें नंबर की बात करते हैं तो आ जाएगा कौन सा? अपना ब्राज़ील।
अच्छा, ब्राज़ील की बात अगर देखते हैं तो आ जाएगा कौन सा अपना ऑस्ट्रेलिया, और यदि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो आ जाता है अपना कौन सा भारत। तो अब आप यहाँ गिन के बता सकते हैं कि अपनी जो स्थिति है भारत का क्षेत्रफल में वो कितने नंबर वाली है। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो अपन क्षेत्रफल में विश्व में कितने नंबर के बड़े देश हैं, तो 7वें नंबर के बड़े देश हैं। ठीक है, यानी 7वां नंबर अपना लगता है। ठीक, अच्छा, क्षेत्रफल के अनुसार तो अपन ने देख लिया। अब क्षेत्रफल को हम देखते हैं, उसके बाद चलते हैं कहाँ पर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं आज आपके लिए। ठीक है, यदि हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से होंगे, तो अब आपको पता चलेगा कौन सा, जो अपनी कौन सी मानक समय रेखा है, कौन सी अपनी जो अपनी मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, उसको अपन को समझना है। तो यदि हम 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा की बात करते हैं तो ऐसा समझते हैं, यहाँ से 37 यहाँ है तो लगभग 82, ऐसा करते यहाँ से निकाल देते हैं इसको, और इसको नाम दे देते हैं अपन क्या, 82.5 कौन सी पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा। कौन सी मानक समय रेखा। अच्छा, जो मानक समय रेखा है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बनते चलेंगे। अब यहाँ से आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझते चलना, जो मानक पूर्वी 82.5 पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है, यह हमारे भारत के कितने राज्यों से निकलती है, तो ये निकलती है अपनी 5 राज्यों से। ठीक है, तो मानक रेखा, अब आप लोग थोड़ा सा टाइप भी करते चलें और समझते चलें। तो मानक समय रेखा जो है कौन सी है अपनी, तो 82/1/2 हाफ, यानी कि 82.5 डिग्री रेखा जो है अपनी, यह भारत के कितने राज्यों से निकलती है, तो 5 राज्यों से निकलती है। ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में। अब वो राज्य कौन से हैं, तो आप चलेंगे राज्य में, तो सबसे ऊपर देखते चले, यहाँ पर अपन को मिल जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या मिल जाएगा अपन को, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद अपन नीचे चलेंगे तो क्या आ जाएगा अपना मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के नीचे चलेंगे तो अपना क्या आ जाएगा अपना छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के नीचे चलेंगे तो अपना क्या आ जाएगा अपना उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कौन सा हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश। तो आप इस चीज़ को भूलना मत, ये आपसे पूछा जाएगा कि मानक समय रेखा हमारी कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमारी गुजरती है 5 राज्यों से। कितने राज्यों से निकलती है, तो 5 राज्यों से निकलती है। अच्छा, जब ये 5 राज्यों से निकलती है तो आपको पता होना चाहिए, ये तो हमने देख ली कौन सी अपनी मानक समय रेखा, तो अपनी जो मानक समय 82 है, तो इसका अपना जो समय है वो समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है अपना। ठीक है, तो अपना समय निर्धारित किया जाता है कहाँ से, तो इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के कहाँ से निर्धारित किया जाता है समय, नैनी से समय निर्धारित किया जाता है, इतना याद करना। और जो इलाहाबाद का नैनी से जो यदि आपसे पूछा जाए कि 0 डिग्री ग्रीनविच मानक समय प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से निकलती है, कौन सी प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, वो अपने समय से कितने 5.5 घंटे यानी 5.30 5.5 घंटे क्या है आगे है, या पीछे मान लो या आगे है, क्या मानते हैं उसको 5.5 घंटे क्या है आगे है। कहाँ से, तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री है उससे अपनी मानक समय रेखा कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे होती है। ठीक है, अच्छा, तो अपने भारत का जो मानक समय है वो कहाँ से मापा जाता है, तो इलाहाबाद के नैनी से मापा जाता है। अच्छा, यदि हम अपने समय की बात करते हैं, यदि आप समय पे बात कर रहे हैं तो समय का पूरा डिटेल से कर लेते हैं। यदि हम समय की बात करते हैं, मानक समय रेखा क्या है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए, तो मानक समय रेखा किसी भी देश के बीचों बीच से जाती है, इतना याद कर लेना। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मानक समय रेखा कौन सी कहलाती है, तो मानक समय रेखा जो होती है कोई भी देश हो उसके लगभग मतलब उसके कहाँ से जाती है, तो बीचों बीच से जाती है जो रेखा, उसको अपन मानक समय रेखा मानते हैं, क्योंकि बीच में जाएगी तो इसके इस साइड उतना ही बराबर क्षेत्र होना है और इसके इस साइड उतना ही क्षेत्र बराबर होता है, तो इसीलिए जो बीचों बीच से रेखा जाती है उसको ही अपन मानक समय रेखा मान कर रखते हैं। तो मानक समय किसे बोला जाता है, मानक समय रेखा किसे बोला जाता है, तो जो देश के किसी भी देश के बीचों बीच से जाती है उसको मानक समय रेखा कहते हैं। और अपनी मानक समय रेखा कौन सी है, 82.5 जो देश के बीचों बीच से जाती है, और अपना जो समय है
वो कहाँ से निकाला जाता है, तो इलाहाबाद के नैनी से। और हमने ये भी बता दिया है कि जो मानक समय रेखा अपनी 82.5 है वह 0 डिग्री, जो ग्रीनविच प्रधान मध्याह्न मानक समय रेखा है वो अपनी कितने अपनी मानक रेखा कितने समय मतलब कितने घंटे आगे, तो 5.5 घंटे आगे है। अच्छा, दूसरी अपन को क्या चीज़ याद करके चलना है कि जो अपना पश्चिमी पॉइंट कहाँ पर है अपना, गौर माता, हमने बताया था ना गुजरात कल, और आज और पूर्वी पॉइंट कौन सा, किबिथु, वहाँ से वहाँ तक, कहाँ से वहाँ से वहाँ तक में, कहाँ से कहाँ तक, किबिथु से लेकर गौर माता के बीच में जो समय है उसका डिफरेंस कितना है पूछ लेते हैं पेपर, तो उसका डिफरेंस है अपना 2 घंटे। कितना समय है, तो 2 घंटे। यदि हम जो पूर्वी तथा पश्चिमी बिंदु में समय का डिफरेंस कितना है, तो आपको पता होना चाहिए 2 घंटे का, याद करके चलना। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा, यानी कि इतना समझ लेना चाहिए कि यदि यहाँ पर 8 बजे हैं, कितने, सुबह के 8 बजे हैं, तो यहाँ पर सुबह के कितने होंगे, 6 होंगे। कितने होंगे, तो 6 बजे होंगे। एक क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कहाँ पर, तो अपनी कर्क रेखा पर। यदि हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये हमारे भारत के लगभग कहाँ से निकलती है, तो बीचों बीच से निकलती है। अपनी जो 23.5 है, कौन सी है जी, अपनी 23.5 डिग्री जो अपनी वो है कर्क रेखा है, जी कहाँ से निकलती है, तो भारत के लगभग बीचों बीच से निकलती है। यह है भारत को 2 भागों में बांट देती है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये अपना कौन सा हिस्सा हो जाता है, तो उपोष्ण। कौन सा हिस्सा हो जाता है, उपोष्ण। और इसके जो नीचे होता है वो हिस्सा कौन सा हो जाता है अपना, तो उष्ण वाला हिस्सा बन जाता है। ये अभी हम समझाएंगे कैसा है, ठीक है। तो पहले अपन देख लेते हैं जो अपनी कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है, जो अपनी कर्क रेखा है, यह भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो यह भारत के 8 राज्यों से निकलती है। कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से निकलती है। और इसके लिए सीधी सी एक ट्रिक याद करना कि जो अपनी कर्क रेखा है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, यह भारत के 8 राज्यों से, कितने, 8 राज्यों से निकलती है। और इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करके चलना है, थोड़ा सा फार्मूला है उसको देख के चलना है। आगे मित्र पर गमछा झार, बस ये वाली चीज़ याद करके चलो, 8 राज्यों को पता चल जाए है, ठीक है। जैसे कि मी से क्या हो जाएगा अपना मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम। त्रा से क्या हो जाएगा अपना त्रिपुरा, ठीक है। पा से क्या हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल। रा से क्या हो जाएगा अपना राजस्थान, ठीक है। गा से क्या हो जाएगा अपना गुजरात। और माँ से क्या हो जाएगा अपना मध्य प्रदेश। और छा से क्या हो जाएगा छत्तीसगढ़। और झार से हो जाएगा अपना कौन सा, तो झारखंड। तो हमने क्या देखा कि जो अपनी कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से जाती है, तो 8 राज्यों से जाती है। और इसके लिए ये वाली चीज़ देख सीख लेना, मित्र पर गमछा झार, तो आपको मिल जाएगा मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये आपको क्या हो जाएगा, ये शॉर्ट ट्रिक के रूप में है जो कभी भूलेंगे नहीं। तो मित्र पर गमछा झार कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, ये तो हो गई अपनी कर्क रेखा। तो प्रधान मध्याह्न रेखा अपनी जो मानक समय रेखा है और कर्क रेखा है, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पेपर में कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती हैं, एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि इसके काटने की बात की जाए तो ये काटती हैं छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर काटती हैं, छत्तीसगढ़ में। इसके लिए आपको वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके चलना है कि अपनी जो मानक समय रेखा 82.5 है और 23.5 अंश की जो कर्क रेखा है वे एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, तो ये अपनी काटती हैं छत्तीसगढ़ में। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आगे जाकर भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएंगे अपन कहाँ पर, तो भारत को 2 भागों में, ये तो हमने बता ही दिया था कि उपोष्ण तथा उष्ण के रूप में बांटा जाता है, ठीक है।
अब आ जाएंगे हम थोड़ा सा कहाँ पर, भारत के प्रायद्वीपीय हिस्से को। यदि हम प्रायद्वीपीय हिस्से की बात करते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये हिस्सा अपना कैसा है, आकार में त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। और ये हिस्सा जो है ये अपने हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है, इतना याद करके चलना है। इसका जो हिस्सा है यानी जो अपना प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत है, उस जो ये क्या कहता है, नीचे दक्षिण की ओर फैलता हुआ जाता है। और यह हिंद महासागर को, यहाँ नीचे कौन सा अपना हिंद महासागर, हिंद महासागर को 2 भागों में बांटता है। तो पूरब में कहाँ पर, पूरब में कौन सी हो जाएगी अपनी, बंगाल की खाड़ी, और इसके पश्चिम में कौन सी हो जाएगी अपना, तो अरब सागर। क्या करता है ये, तो 2 भागों में बांटता है। कौन अपना, तो प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि हम भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है पूरी, तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और यदि मुख्य भूमि की बात की जाए कि भारत की मुख्य भूमि की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है, तो आपको याद करना है 6100 किलोमीटर की है। कितनी है? 6100 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है। अच्छा, तो ये बात तो क्लियर हो गई। और यदि पूरे द्वीपों सहित, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर मुख्य भूमि है, यहाँ पर अपना कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। यदि पूरी टोटल लक्षद्वीप के वो साथ में ले लेते हैं तो इसकी दूरी हो जाती है, इसकी कुल दूरी हो जाती है 7516 कितना, 7516.6 किलोमीटर में हो जाता है टोटल। ठीक है। अच्छा, ये बात भी अपन ने ठीक कर ली है अपन ने। ठीक है। अब इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, भारत की सबसे लंबी तटरेखा। यदि हम भारत की सबसे लंबी तटरेखा की बात करते हैं तो भारत की सबसे लंबी तटरेखा किससे लगती है, तो वो लगती है आपकी किससे, गुजरात से। किससे लगती है? गुजरात से। यदि हम गुजरात की बात करते हैं तो क्योंकि इसमें स्थल के साथ साथ जो कच्छ की रण है, क्या है, कच्छ की रण है, इसको भी साथ में जोड़ लेते हैं तो इसकी सीमा सबसे ज़्यादा किससे लगती है, इसकी सीमा, तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आप आंसर देंगे इसका क्या, गुजरात इसकी तटीय सीमा सबसे ज़्यादा बनाता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि अपन तटीय सीमा की बात करते हैं मुख्य भूमि का, तो एक कितने राज्यों की सीमा निर्धारण करता है, तो इसके लिए आपको आंसर क्या याद करके चलना है, 13। कितने राज्यों को लेकर चलता है, तो तटीय सीमा है भारत की, कितने राज्य हैं, 13। अच्छा, 13 राज्यों में क्या है, दोनों राज्य आते हैं, एक तो अपना स्टेट आ जाएंगे और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। तो अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर अपना गुजरात हो जाता है, इसके बाद यहाँ पर दादरा नगर हवेली और दमनदीप हो जाता है 2। अच्छा, तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा अपना महाराष्ट्र, चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा अपना गोवा, 5वें नंबर पे क्या हो जाएगा कर्नाटक, 6वें पे कौन सा हो जाएगा, तो अपना केरल, 7वें पे क्या हो जाएगा अपना तमिलनाडु, 8वें पे क्या हो जाएगा अपना आंध्र प्रदेश, 9वें पे क्या हो जाएगा अपना क्या, उड़ीसा। ठीक है। और 10वें क्या हो जाएगा अपना पश्चिम बंगाल, क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है। और इसके बाद आपको पता होना चाहिए यहाँ पर कौन सा है अपना लक्षद्वीप, और अपना 11वां क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप, कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। और 12वां हो जाएगा अपना कौन सा, 12वां हो जाएगा अपना अंडमान निकोबार द्वीप। और 13वां क्या हो जाएगा अपना कौन सा, तो पुदुचेरी। कौन सा हो जाएगा, तो पुदुचेरी। कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी। तो हमने देखा कि जो भारत की तटीय सीमा है वह कितने राज्यों से लगती है, तो याद करना उसके लिए क्या हो जाएंगे अपने 13 राज्य। कितने राज्य हैं, तो 13 राज्यों से लगती है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे हम कहाँ पर, अब आपको याद करना है भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा होता है अपना, इंदिरा पॉइंट। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, इंदिरा पॉइंट है, इसी को एक कल मैंने नहीं बताया, आज आप याद कर लेना, इसी को पहले पार्सन पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। मतलब यदि हम भारत के सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की, किसकी, इंदिरा पॉइंट, तो इंदिरा पॉइंट जो अपना है इसे क्या बोला जाता था, तो पार्सन पॉइंट, उसी को क्या बोलते हैं, पिगमिलियन। पहले इसे किसके नाम से जाना जाता था, तो पिगमिलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। ठीक है। ये पॉइंट हमने क्यों बताया, क्योंकि यहाँ से कहाँ से,
जो अपना इंदिरा पॉइंट है वहाँ से विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर। ये आपसे पूछ लेते हैं। तो इससे विषुवत रेखा की दूरी, किसकी, विषुवत रेखा की दूरी कितनी है, तो 876 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है, तो 876 किलोमीटर है। और इसके बारे में थोड़ा सा आपका इतिहास भी है। जो अपना इंदिरा पॉइंट है, कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, 2004 में भूकंप के कारण सुनामी आई और सुनामी में क्या हुआ, इसको ये डूब में आ गया था। किस में आ गया था, तो डूब में आ गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब ये किस सुनामी के कारण ये डूब में आ गया था। तो आप इस डेट को याद करना, 2004 में क्या हुआ था, भूकंपीय सुनामी की वजह से, भूकंपीय सुनामी की वजह से क्या हुआ था, एक किस में आ गया था, तो डूब में आ गया था। ठीक है। अच्छा, अब आपको थोड़ा सा एक चीज और समझ के चलना है। क्या समझ के चलना है कि जो अपना भारत है इसका अक्षांशीय विस्तार विषुवत रेखा से जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे क्या कम होता जाता है। इस विस्तार का जो कम होना, याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पॉइंट आपके बहुत ज़्यादा है। यानी विषुवत रेखा जो अपनी है बीच में है, विषुवत रेखा से चाहे ऊपर चले जाओ और चाहे विषुवत रेखा से नीचे चले जाओ। यदि ऊपर जाते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो इस कम होने के कारण केरल में, जो केरल है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन और रात पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या पड़ता है, दिन और रात पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो यदि सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन की बात करें तो इसमें कितने, 45 मिनट का अंतर हो जाता है। कितना होता है, 45 मिनट का अंतर होता है। इसी चीज़ को यदि हम लद्दाख लेह में देखते हैं तो यहाँ पर कितने मिनट का, कितने घंटे का, 5 घंटे का डिफरेंस हो जाता है। तो इस किसके कारण, केवल अक्षांशीय विस्तार के कारण। जैसे जैसे विषुवत रेखा से अपन ऊपर जाते हैं तो इस अक्षांश रेखाओं की वजह से इसका विस्तार क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो केरल तक आने में कितने, 45 मिनट, दिन और रात में जो डिफरेंस होता है सबसे बड़े दिन और छोटे दिन का, तो वो कितना हो जाता है, 45 मिनट का। कितने का, 45 मिनट का, दिन मिनट का अंतर हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक पॉइंट इसको भी याद करके चलना है कि केरल में, किसमें, केरल में सबसे बड़े और छोटे, बड़े और छोटे दिन में कितना डिफरेंस होता है, तो 45 मिनट का डिफरेंस होता है। और इसी तरह जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो यही डिफरेंस, जो लेह है, लद्दाख लेह है, वहाँ पर कितना डिफरेंस होता है, तो 5 घंटे का डिफरेंस होता है। कितने घंटे का, तो 5 घंटे का डिफरेंस होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला जो पॉइंट होगा, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री से घूम जाती है। कितने डिग्री से घूम जाती है, 360 डिग्री से घूम जाती है। और एक दो देशांतर के बीच में कितने, इसी कारण दो देशांतर के बीच की दूरी कितनी, दो देशांतर के बीच में कितने मिनट का समय होता है, तो 4 मिनट का समय होता है। यानी एक देशांतर के बीच में कितने मिनट का समय होता है, तो 4 मिनट का समय होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि एक देशांतर के बीच में कितने की, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एक देशांतर के बीच में कितना मिनट का डिफरेंस होता है, तो 4 मिनट का डिफरेंस होता है। जो हमने आपको 2 घंटे का समय बताया था, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये यही से, इसी से निकल आता है, क्योंकि समांतर जो देशांतर रेखा हैं उनके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए। 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, जो कि 30 गुणे 4 कितना हो जाता है, 120। 120 यानी कि अपन इसमें क्या करेंगे, 60 का भाग, क्योंकि 1 घंटा अपना 60 मिनट का होता है, तो 60 दूनी 120। तो कितने मिनट, कितना, 2 घंटा आगे चलता है। यदि यहाँ पर सुबह के 8 बज गए हैं तो यहाँ पर सुबह के 6 बजे होते हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, आज के वीडियो में हमने क्या देखा है, थोड़ा सा हमने क्या किया, भारत का जो भौगोलिक विस्तार है, स्थिति है, उसके बारे में बताने की कोशिश की है। अच्छा, अब ये थोड़े थोड़े फैक्ट हैं, यहाँ समझाने वाली कोई चीज़ ऐसी थी नहीं, तो हमने केवल पॉइंटों के रूप में आपको बता दिया है। आगे जो आएगा वो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले वीडियो होगी। तो इसको भी आप याद करके चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पेपर में जरूर मिलते हैं और ज़रूर मिलेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।